Hello everyone, welcome to the Catalyst MediG Foundation classes. Myself Sanjay Kumar Misra, your biology educator. जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में सेल का शेप, साइज एंड नंबर को स्टडी किया था, अब इस लेक्चर में हम बेसिकली कवर करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सेल्स, मतलब सेल्स के टाइप के बारे में हम पढ़ेंगे कि कितने तरह की सेल्स होती हैं। तो मैं आपको बताऊं, जैसे अगर मैं ह्यूमन सेल्स की या प्लांट सेल्स की किसी की भी बात करता हूं, अगर मैं ह्यूमन बॉडी की बात करता हूं तो ह्यूमन बॉडी में अलग अलग तरह के ऑर्गन्स हैं, उनके फंक्शन अलग अलग हैं, इसलिए उसमें सेल्स भी अलग अलग तरह की पाई जाती हैं। इसी तरह हमें प्लांट में भी बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सेल्स देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो उन्हीं में से हम आज बेसिकली डिस्कस करेंगे कौन सी ऐसी सेल है जो मतलब प्रिमिटिव टाइप की है, कौन सी ऐसी है जो एडवांस टाइप की सेल है, और ये किसके बेसिस पे करेंगे। तो आज का जो क्लासिफिकेशन हो बेसिकली वो ऑरिजिन के बेसिस पे होगा। किसके बेसिस पे होगा? ऑरिजिन के बेसिस पे होगा। तो हम शुरू करते हैं इसको। ऑन द बेसिस ऑफ origin of cells, these are mainly two टाइप्स। ये बेसिकली कितने टाइप की होती है? दो तरह की होती है। पहले तो होता है पहली जो सेल्स होती है उनको हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स, जो हमको स्टडी करनी है। क्या बोलते हैं उसको? प्रोकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होती हैं भाई? तो प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में अगर हम स्टडी करें ना, तो बेसिकली मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव। प्रो का मतलब क्या होता है? प्रिमिटिव। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव। ठीक है, प्रिमिटिव से आप क्या समझते हैं? पुरानी। पुरानी, या फिर इसको क्या बोलेंगे? ओल्ड बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे? ओल्ड बोलेंगे। और उसके बाद में कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। क्या मतलब होता है? न्यूक्लियस। समझ में आ रही है आपको? सेल्स का मतलब तो आपको पता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। भूलना ही नहीं है भाई इस लाइन को। ठीक है, तो प्रिमिटिव टाइप की जो सेल्स होती हैं, पहली बात तो ये कैसी सेल्स होती हैं, तो इनके बारे में अगर हम कुछ पॉइंट लिखें ना, तो प्रिमिटिव टाइप की जो सेल्स होती हैं इनके बारे में अगर हम पॉइंट लिखें, तो पहली बात तो ये इनकम्प्लीट सेल्स होती हैं। इनकम्प्लीट सेल्स। इनकम्प्लीट का मतलब अभी आज के डेटा के हिसाब से अगर हम देखें ना, तो आज सर्वाइवल के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत है। आज सरवाइव करने के लिए हमको बहुत सारी चीजों की जरूरत है। लेकिन जब हम बात करें न्यू सेल्स बनी होगी और पुराने टाइम में है ना, तो रिसोर्सेस उतने ज्यादा अवेलेबल थे कि उसको सिर्फ मल्टीप्लाई करना था, अपने नंबर को बढ़ाना था। तो बहुत सारे सेल ऑर्गेनल दुनियादारी खर्चे की जरूरत थी नहीं, सब कुछ जिस उसके जीने के लिए सुविधाएं उपलब्ध थी। जैसे जैसे सुविधाएं कम हुई तो सेल के अंदर उसके ऑर्गेनल को डेवलप करना पड़ा और बहुत सारी चीजें हुई, एडवांसमेंट की तरफ गए। ठीक है, लेकिन तो अभी क्या है, ये कैसी होती है? ये इनकम्प्लीट फॉर्म होती है। ठीक है, इनकम्प्लीट फॉर्म ऑफ सेल। दूसरा पॉइंट अगर हम इनके बारे में लिखना चाहें तो हम इनको बोल सकते हैं सेल विदाउट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। सेल विदाउट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मतलब ये ऐसी सेल्स होती हैं जिनके पास कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। उसके अलावा इनके पास कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं होता है। तो उसके बारे में हम लिख लेते हैं सेल विदाउट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। ठीक है, ये चीज हो गई। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इनके पास क्या होता है, थोड़ा उसके बारे में हम जान लेते हैं। इन सेल्स के पास में एक रीजन होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड। ये रीजन कौन सा होता है?
region where genetic material is present। ये वो रीजन होता है जहां पे क्या होता है, बेसिकली जेनेटिक मटेरियल इनका क्या होता है, प्रेजेंट होता है। क्लियर है आपको इतनी बात? अब इनमें देखो माइटोकॉन्ड्रिया एक्सवाइजेड वो सारी चीजें तो पाई नहीं जाती है, तो इनके बारे में जो इंपॉर्टेंट चीज है वो एक और याद रखने की जरूरत है कि आ, वो चीज क्या है, इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स, इन केस ऑफ इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स, in case of prokaryotic cells, plasma membrane plasma membrane get modified and and perform functions perform functions similar to माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये किसकी तरह काम करता है, माइटोकॉन्ड्रिया की तरह काम करता है। मतलब उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन मॉडिफाई होके बनता है, उसको हम बोलते हैं मीसोसोम। क्या बोलते हैं, मीसोसोम, जिसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे। तो इसको हम अच्छे से क्या करेंगे, बॉक्स बना के पैक कर लेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, नेक्स्ट चीज आपको क्या रखना है याद, हम एक बार इसके स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, हमको लगता है इसके स्ट्रक्चर को एक बार प्रोकैरियोटिक सेल्स के स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर लेना चाहिए। तो अगर इस स्ट्रक्चर को हम ड्रॉ करते हैं तो आप ये मान के चलो कि इनके पास क्या होता है, सेल वॉल होता है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, उसके बाहर क्या होता है, सेल वॉल होता है, जो केमिकली बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। समझ में आ रही इतनी बात? ठीक है, तो ये चीज हो गई, ये चीज हो गई भाई। ठीक है, डन, इतनी चीज हो गई। अब उसके अलावा इनके पास देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो होता ही होता है, लेकिन उसके अलावा इनकी जो आउटर कवरिंग होती है वो केमिकली बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती है। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर क्या पाया जाएगा, सेल वॉल पाया जाएगा, और उसके भी बाहर क्या पाया जाएगा, कैप्सूल पाया जाता है, टफ कैप्सूल पाया जाता है, जो इनको एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइवल के लिए क्या करता है, हेल्प करता है। एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइवल के लिए हेल्प करता है। क्लियर है इतनी बात, समझ में आई? ठीक है, ये हो गया। तो ये क्या हो गया, हमारा कैप्सूल हो गया। ये क्या हो गया, सेल वॉल हो गया। ये क्या हो गया इनका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया। अब अभी आपने देखा ना कि इन इसी इसके पास क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है। क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है। इसी साइटोप्लाज्म में ऐसे जो इसका डीएनए होता है ना, जेनेटिक मटेरियल, वो पड़ा होता है। इसका जेनेटिक मटेरियल पड़ा होता है। और उसके अलावा क्या होता है, इसके पास में कुछ एक्स्ट्रा डीएनए भी होता है, जो जेनेटिक मटेरियल का पार्ट नहीं होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड बोलते हैं। उसके अलावा इसमें एक सेल ऑर्गेनेल भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है, सेल ऑर्गेनेल भी पाया जाता है, जिसका नाम है राइबोसोम। क्या पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है। ठीक है, तो डीएनए जिस रीजन में पाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं। क्लियर है, राइबोसोम भी पाया जाता है। और उसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखने की जरूरत यह है कि इनके पास
पिलाई भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पिलाई भी पाया जाता है। ठीक है, पिलाई पाया जाता है। ठीक है, पिलाई पाया जाता है, पिलाई पाया जाता है। और उसके अलावा प्रोकैरियोटिक सेल्स में फ्लैजला भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? फ्लैजला भी पाया जाता है। ठीक है, फ्लैजला भी पाया जाता है। इतनी बात आपको क्लियर है? ठीक है, फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं। तो अभी कुछ चीजों को हमको पॉइंट आउट करना है कि केमिकली कॉम्प्लेक्स क्या होता है इनके पास। केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल वॉल होता है। ठीक है, सेल इनवेलप पाया जाता है। उसके अलावा क्या होता है, इनके पास जो राइबोसोम होता है, क्या? राइबोसोम, राइबोसोम इज 70s टाइप। कैसा होता है? 70s टाइप का होता है। 70s में क्या होता है, इसके पास दो यूनिट होते हैं, एक तो 50s होता है, दूसरा क्या होता है, 30s होता है। तो इसको 50, 30, 80 नहीं काउंट करना है, 50s और 30s। जो 50s होता है वो लार्जर सब यूनिट होता है, और जो 30s होता है वो स्मॉलर सब यूनिट होता है। क्लियर है इतनी बात? एस जो होता है वह सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट को बताता है, वो एक तरह का स्वेडबर्ग यूनिट है। ठीक है, उसके बाद में अब हम बात करेंगे किसकी? यूकैरियोटिक सेल की। किसकी बात करेंगे? यूकैरियोटिक सेल की। अभी तक हमने किसकी बात की? प्रोकैरियोटिक सेल की बात की थी। अब हम बात करें